सबको कनेक्ट कर दो। सब सबको कर दो, अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि बीच में से किसी की समझ में कोई थ्योरम आती भी नहीं है, इसीलिए आधी वीडियो के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है सबको। वो जाओ मैडम तुम। तो इसका कन्वर्सली आप समझेंगे, विलोमतः। विलोमतः में हम क्या है, जेड पी को एक पूर्णांकीय प्रांत लेकर के चलेंगे। माना जेड पी एक पूर्णांकीय प्रांत है, देखो इसमें ये पूर्णांकीय प्रांत है तो फिर पूर्णांकीय प्रांत की जो कंडीशन है वो है इकाई सहित क्रमन्वय और शून्य भाजक रहित और वलय। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जेड पी शून्य भाजक रहित तो होगा, तब जेड पी शून्य भाजक रहित वलय होगी। और अगर जेड पी शून्य भाजक रहित वलय होगी तो फिर शून्य भाजक की जो कंडीशन होती है उसको हम लिख सकते हैं, अर्थात x, y belongs to ZP implies x dot p y is equal to 0। देखिए x y ZP के एलिमेंट हैं तो इनका गुणन 0 तभी होगा या तो x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन बनेगी। इसमें x इज इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 आपने लिखा, तो हमें जो सिद्ध करना है वह ये है, पहले तो आप लेके चले p अभाज्य है, अब हम क्या करेंगे कि p अभाज्य सिद्ध करेंगे। पहले p को अभाज्य लेकर चले, लेकिन अब हम क्या करेंगे, p को अभाज्य सिद्ध करेंगे। हमें सिद्ध करना है कि p अभाज्य है। p को अभाज्य सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास का उपयोग करेंगे कि संभव हो तो माना p भाज्य है। इसे सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास का उपयोग करेंगे। और वो है संभव हो तो माना p भाज्य है। p को भाज्य लेके चल रहे हैं, अगर p भाज्य है तो इसका मतलब है कि इसके गुणनखंड हो सकते हैं, और गुणनखंड हो सकते हैं तो माना p बराबर p1 इंटू p2, यानी p भाज्य है तो p के दो गुणनखंड, एक p1 है दूसरा p2 है। जहां ये जो p1 है समझेंगे कि p भाज्य है, यहां अगर p भाज्य है का मतलब है कि p के गुणनखंड हो सकते हैं, माना 2 3 है इसके गुणनखंड, और 2 3 है इसके गुणनखंड, तो आप देखेंगे कि इनका जो मान है 2 3 का मान इस p से तो कम ही होगा, अर्थात 2 3 को हम p1 p2 कह दें, इसको p1 इसको p2 नाम दें, तो p1 का जो मान है और जो p2 का मान है वह p से तो छोटा ही होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें ये 0 के इक्वल नहीं होगा, यह 0 के इक्वल नहीं होगा। हाँ, तो
हम बात कर रहे थे कि P1 और P2 के मान हैं वो P से तो छोटे होंगे, लेकिन जीरो से कैसे होंगे, ये बड़े होंगे, जीरो के बराबर नहीं होंगे। ये जीरो के बराबर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये जीरो के बराबर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि P के फैक्टर P1 P2 हैं, P1 P2 हैं। P के जो गुणनखंड हैं वह P1 और P2 हैं, और क्योंकि ये किसी संख्या के गुणनखंड हैं तो जीरो किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं माना जाता, इसीलिए P1 P2 के जो गुणनखंड हैं वो जीरो नहीं हो सकते, यानी P1 P2 के जो मान हैं वह जीरो नहीं हो सकते। अब क्योंकि P1 और P2 का जो मान है वह P के बराबर है, तो अगर हम यहां से P1 और P2 का अगर गुणा करें, क्योंकि हमने माना है ये P के बराबर है, अगर हम P1 और P2 का गुणा करें, यहां जो P1 और P2 थे जो इनका मोड P संक्रिया के सापेक्ष डॉट P संक्रिया के सापेक्ष अगर गुणा करें तो P1 इंटू P2 आएगा, और यही P1 P2 फिर P के बराबर है। और इस देखिए P1 इंटू P2 समझोगे इसका दूसरी लाइन से, P1 इंटू P2 डॉट में P है, तो इसका मतलब हुआ कि इस P का भाग लगेगा इन P1 P2 में, और क्योंकि P1 इंटू P2 बराबर P ही है तो P अपॉन P करोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल जीरो आएगा। शेषफल कितना आएगा, जीरो। अब आपने देखा यहां कि P1 इंटू P2 करने पर शेषफल जीरो तो आ रहा है, P1 इंटू P2 करने पर शेषफल जीरो तो आ रहा है। और दूसरी बात, पूर्णांकीय प्रांत है तो शून्य भाजक रहित था, शून्य भाजक रहित था अर्थात x डॉट पी वाई इक्वल टू जीरो था, तब या तो x जीरो या y जीरो। और आप देखेंगे कि P1 और P2 का जो गुणन है वो जीरो है, और ZP है वह पूर्णांकीय प्रांत है अर्थात शून्य भाजक रहित है। तो हम ये कह सकते हैं कि तब या तो ये P1 जीरो होगा, और इस कंडीशन से x डॉट पी वाई इक्वल टू जीरो है ना, शून्य भाजक रहते हैं तो x डॉट पी वाई इक्वल टू जीरो, तब या तो x जीरो होता है या y जीरो। लेकिन यहाँ देखेंगे P1 P2 का जो गुणन है वो जीरो है, तो इसका मतलब हुआ कि या तो P1 जीरो होगा या P2 जीरो होगा, क्योंकि शून्य भाजक रहित दे रखा है, तब या तो P1 जीरो या P2 इज इक्वल टू जीरो, जो कि विरोधाभास है। जो कि क्या है, विरोधाभास, क्योंकि P1 और P2 के मान जीरो है ही नहीं, P1 और P2 के मान तो इस जीरो से कैसे हैं, बड़े हैं। तो हम यहां कह सकते हैं जो कि विरोधाभास है, तब हमारी परिकल्पना की P भाज्य है गलत है, कि P भाज्य है गलत है। अगर ये गलत होगी तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ ZP एक पूर्णांक, देखिए P भाज्य है गलत है, तो फिर हम यह कह सकते हैं कि P भाज्य नहीं है, तो यानी अभाज्य है, इसीलिए P अभाज्य होगा। P अभाज्य है। ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं हम पहले, इसके बाद एक थ्योरम आएगी। देखिए अभी थ्योरम्स तो और भी हैं, थ्योरम नंबर 6 है। रिपीट करना है क्या भाई? देखिए रिपीट कर देते हैं। ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है, समझेंगे, ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है, तब ZP शून्य भाजक रहित होगा, क्योंकि
पूर्णांक के प्रांत की कंडीशन होती है कि वह इकाई सहित होता है, क्रमन में होता है और शून्य भाजक रहित होता है। तो यहाँ ZP एक पूर्णांक के प्रांत है, तब ZP शून्य भाजक रहित वलय होगी। हमने इसमें क्रमन्वय का और इकाई सहित का जिक्र नहीं किया है, जिसकी जरूरत थी हमने केवल उसी का जिक्र कर दिया है कि शून्य भाजक रहित वलय होगी। शून्य भाजक के लिए कंडीशन होती है अगर ZP के दो अवयव लें x और y और उनका अगर हम गुणा करें x y का p संक्रिया लगा करके और वो 0 हो, तब या तो x 0 होगा या y 0 होगा। ये कंडीशन होती है शून्य भाजक रहित की। यानी दो संख्याओं का गुणन 0 तभी होता है जब या तो पहली 0 हो या फिर दूसरी 0 हो। अब हमें सिद्ध करना है कि p अभाज्य है। आपने देखा यहाँ p अभाज्य है, इसको सिद्ध करेंगे। पूर्णांक के प्रांत लेकर के चले, पूर्णांक के प्रांत लेकर के चले इस समय, और इसे p को अभाज्य सिद्ध कर रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है कि p अभाज्य है। और इसे सिद्ध करने के लिए हमने विरोधाभास का उपयोग किया, क्योंकि सिद्ध करने के लिए 3-4 मेथड होते हैं। उनमें से एक ये भी है विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन वाला। एक तो आप नॉर्मली पढ़ते हो कि LHS लेके RHS ले आओ या RHS लेकर के LHS ले आओ। एक होता है ये विरोधाभास से, और एक होता है आप LHS भी लेकर सॉल्व कर लो, RHS भी लेकर के सॉल्व कर लो। एक होता है आपका घटती आगमन सिद्धांत, उससे भी सिद्ध करते हैं। लेकिन घटती आगमन सिद्धांत क्या है, इसमें नहीं लगाया हमने, केवल इसको हमने विरोधाभास वाली कंडीशन से इजी हो जाएगा, इसीलिए विरोधाभास वाली कंडीशन का उपयोग किया। हमें सिद्ध करना है कि p अभाज्य है, तो p को अभाज्य सिद्ध करने के लिए हम मान के चले कि संभव हो तो माना p भाज्य है, संभव हो तो माना p भाज्य है। इसे सिद्ध करने के लिए, क्योंकि p भाज्य है, इसका मतलब हुआ p के फैक्टर हो सकते हैं, यानी p के गुणनखंड संभव हैं। और p के अगर गुणनखंड संभव हैं तो इस p को मान लिया हमने एक p1 और दूसरा p2, दो गुणनखंड मान लिए p1 इंटू p2, जहां p1 p<0। समझें, अगर p के दो गुणनखंड हैं, हम ये कहें कि p का मान है 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2, 3, तो एक को p1 नाम दे दें, दूसरे को p2 नाम दे दें और इसको p नाम दे दें। एक को p1 नाम दें, दूसरे को p2 नाम दें, और p आपके सामने लिखा हुआ ही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये दोनों गुणनखंड है ना, p1 और p2, ये इस p यानी 6 से छोटे ही हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि p1 और p2 है वो p से छोटे ही हैं। लेकिन किसी संख्या के आप गुणनखंड करोगे तो 0 थोड़ा ही आएगा, इसीलिए क्या है, ये 0 से बड़ा रहा, इसीलिए p1 p2 क्या रहे, 0 से बड़े रहे। और अगर 0 से बड़े हैं ये मान, तो आप देखेंगे यहाँ कि अगर हम, वैसे तो दे रखा है ये वाली कंडीशन कि शून्य भाजक रहित है, शून्य भाजक रहित दे रखा है ना आपके लिए, यहाँ लिख दिया है ना शून्य भाजक रहित है। तो हमने p1 इंटू p2 किया, p1 इंटू p2 करोगे तो आप इसको नॉर्मली p1 p2 लिखें, नॉर्मली p1 p2 लिखें। इसका मतलब हुआ, देखिए p1 डॉट p और p2, इसका मतलब हुआ कि p1 p2 में p का भाग लगेगा। इसका मतलब हुआ p1 जो p1 p2 है वो बराबर है p के, तो p में p का भाग लगाओ, p में p का भाग लगाओगे शेषफल 0 आएगा, इसीलिए लिख दिया शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0। और जब ये शेषफल 0 हो गया तो तब यहाँ तो हमने बता दिया कि इनका गुणन है वो 0 है, और 0 है और ये शून्य भाजक रहित है, दे रखा है। तो इसका मतलब हुआ तब या तो p1 0 होगा या p2 0 होगा। लेकिन आप देखिए p1 p2 तो क्या है, 0 से बड़े हैं, तो ये इस बात का विरोधाभास हो जाएगा, जो कि विरोधाभास है। तब हमारी परिकल्पना कि p भाज्य है गलत है, और गलत है तो क्या होगा, p अभाज्य होगा। देखिए यहाँ इन दोनों स्टेप को, इस लाइन को, ये वाली लाइन है ना इतनी सी, आप इसको चाहो तो बुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हो या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो जो आपको बताया है। अब हम यहाँ कुछ डेफिनेशंस के बारे में जिक्र करेंगे। अब तो किसी को कोई डाउट्स नहीं है ना, जो समझाया। अब आप समझें इसमें कि कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ थ्योरम्स भी हैं। उनमें से थ्योरम नंबर जो 6 है,
पहले थ्योरम नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सिक्स नंबर की थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु इसका विलोम सत्य हो आवश्यक नहीं है। तो जैसा कि आपसे कहा है कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत है, कोई भी क्षेत्र है एफ, पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र की कंडीशनों के बारे में अगर हम बात करें तो पूर्णांकीय प्रांत में ये तो वलय होनी चाहिए। दूसरे नंबर गुणन के लिए एक तो तत्समक हो गुणन के लिए, दूसरा क्या है क्रमन्वय हो गुणन के लिए। तो पूर्णांकीय प्रांत के लिए यही कंडीशन होती हैं। एक और होती है थर्ड नंबर की शून्य भाजक रहित। सॉरी, पूर्णांकीय प्रांत में क्या है, सबसे पहले कोई भी वलय हो, वही वलय सबसे पहले जो वलय होती है वही पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है। लेकिन पूर्णांकीय प्रांत तभी कहलाएगी जब वह शून्य भाजक रहित हो और गुणन के लिए क्रमन्वय हो और तत्समक हो। अब देखिए इसमें क्षेत्र होने के लिए क्या है, पहली कंडीशन जो क्षेत्र एफ है वह प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप हो। दूसरा तत्समक हो। अरे इन सबको तो यहाँ चलो अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे इनके बारे में। दूसरा है एफ डॉट आबेली ग्रुप हो। तीसरा है बंटनता हो। अगर थ्योरम नहीं भी हो पाती है आज की मीटिंग में तो वो कल बात करेंगे, लेकिन इसमें आप समझ लो तुम्हें करना क्या है। और जैसे ही हम कंप्लीट कर दें तो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखो इसमें कि कोई ये क्षेत्र के बारे में और एक पूर्णांकीय प्रांत के बारे में हम यहाँ लिख रहे हैं। पहले इस क्षेत्र की कंडीशनों को कंप्लीट कर रहे हैं। आबेली ग्रुप का मतलब है योग के लिए समृत, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, क्रमन्वय। ये 5 कंडीशन होती हैं। और यहाँ गुणन के लिए आबेली ग्रुप, इसके लिए भी 5 कंडीशन होती हैं। पहली है गुणन के लिए समृत, दूसरी है साचर्य, तीसरी है तत्समक, चौथी है प्रतिलोम, पांचवी है क्रमन्वय, इसके बाद बंटनता। चलो बंटनता में तो इतना ही, लेफ्ट और राइट होते हैं बस, एक ये कंडीशन है बस बंटनता की। तो ये तो क्षेत्र की कंडीशंस होती हैं, लेकिन हम बात करेंगे पूर्णांकीय प्रांत की। लेकिन पूर्णांकीय प्रांत से पहले वलय की और चर्चा कर लेते हैं।
वलय के लिए, योग के लिए समृत, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम और क्रमन्वय, ये तो होते ही होते हैं। और इसमें ये साचर्य होता है वलय के लिए। और एक ये बंटनता होती है वलय के लिए। अब देखिए वलय के लिए इतनी सारी कंडीशन लिखा दी हमने। अब होता है एक क्षेत्र, सॉरी पूर्णांकीय प्रांत। तो पूर्णांकीय प्रांत में भी क्या होता है? पूर्णांकीय प्रांत में एक तो सबसे पहले वलय होनी चाहिए, सबसे पहले वलय होनी चाहिए। अर्थात हम ये कहें कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए पूर्णांकीय प्रांत में। दूसरी बात है गुणन के लिए तत्समक होना चाहिए। तीसरी बात है क्रमन में होना चाहिए। और चौथी बात अगर हम करें तो शून्य भाजक रहित और होना चाहिए। शून्य भाजक रहित पूर्णांकीय प्रांत होने के लिए शून्य भाजक रहित और होना चाहिए। तो अब आप लोग ही समझें कि जैसा कि हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो क्षेत्र है वह पूर्णांकीय प्रांत है। मतलब जो क्षेत्र होता है ना, ये क्षेत्र यहां से यहां तक की प्रॉपर्टी, यह एक पूर्णांकीय प्रांत होता है। अच्छा, अब आप समझेंगे कि पूर्णांकीय प्रांत हो जाएगा 100% क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा यहां कि समृत तो चलो वो चलता ही है हमेशा, क्योंकि संक्रिया दे रखी है तो समृत तो होता ही होता है। इनमें हम दोनों में समृत को नहीं भी लिखे तो भी समृत होना ही चाहिए, ये तो फिक्स है। तो आप देखेंगे कि यहां क्षेत्र की जो प्रॉपर्टी है जो वलय बना रही है वो वलय बना रही है, वो पूर्णांकीय प्रांत में होती हैं। और इधर एक ये तत्समक बचता था और एक क्रमन्वय बचता था, ये 2 पॉइंट बचते थे। और पूर्णांकीय प्रांत में ये भी 2 शामिल हो जाते हैं। बस एक प्रतिलोम का कुछ नहीं है यहाँ जिक्र, प्रतिलोम का कोई जिक्र नहीं होता है वहां। और क्षेत्र में प्रतिलोम होता है, किंतु पूर्णांकीय प्रांत में प्रतिलोम गुणन के लिए कोई जरूरी नहीं है। पर क्या होना चाहिए? शून्य भाजक रहित और हो जाना चाहिए। ये जो पूर्णांकीय प्रांत है इसके लिए क्या और हो जाना चाहिए? शून्य भाजक रहित। बस एक ही प्रॉपर्टी थोड़ा अलग करती है इनको। क्षेत्र में तो प्रतिलोम भी होता है, लेकिन पूर्णांकीय प्रांत में प्रतिलोम गुणन के लिए जो प्रतिलोम है इसकी कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। दोबारा से सुन लो, क्षेत्र में तो ये प्रतिलोम भी होता है गुणन के लिए, लेकिन पूर्णांकीय प्रांत में गुणन के लिए प्रतिलोम की आवश्यकता नहीं होती है। और पूर्णांकीय प्रांत होने के लिए एक ये शब्द है ना शून्य भाजक रहित, इसकी आवश्यकता पड़ती है। और इसको प्रूव करना है बस हमें यहाँ इस थ्योरम में हमें केवल और केवल ये बताना है कि ये जो क्षेत्र F है वह शून्य भाजक रहित है। अगर क्षेत्र F शून्य भाजक रहित हो जाएगा तो हम कह देंगे पूर्णांकीय प्रांत है, क्योंकि यही प्रॉपर्टी बस इसको अलग करती है, बाकी का और कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें सभी, और देखिए इसको थ्योरम को कंप्लीट तो हम कल की मीटिंग में कराएंगे, केवल आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना? सबकी समझ में आ गया होगा ना ये बात? अरे जो भी आपको समझाया है सबकी समझ में आया ना? कुछ बता भी दिया करो भाई। तो सुने, अब जो आपको समझाया है इसका स्क्रीनशॉट लें, काम आएगा, बाद में पढ़ोगे तो भी काम आता है थ्योरम्स में। इसका प्रूफ आपको कल समझा दिया जाएगा। ओके, इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे।